हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का प्रैक्टिस सेट है अनुवांशिकता और वातावरण। आज हम अनुवांशिकता और वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे और उनके बारे में डिटेल से भी जानेंगे। दोस्तों, हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। भले ही आप कोचिंग ट्यूशन कहीं से भी ले रहे हो, लेकिन आप उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। दोस्तों, बिल्कुल गलत। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, इसका राइट आंसर होगा समवयस्कों और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बिल्कुल। लेकिन अपने और भी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। पता है क्यों? देखो, आप खुद ही महसूस करो, आपके घर में भी आपके भाई बहन होंगे जो बिल्कुल सगे भाई बहन होंगे। तो ऐसा नहीं है वे बिल्कुल ही होशियार होंगे या आप सभी होशियार होंगे, है ना, या सभी मंदबुद्धि होंगे या सभी सामान्य होंगे। ऐसा नहीं है ना। कोई बच्चा जो है प्रतिभाशाली होता है, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, कोई सामान्य होता है, कोई मंदबुद्धि होता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी भाई बहनों का बुद्धि लब्धांक सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। दोस्तों, ये भी कट जाता है। एक्सपीरियंस या अनुभव दोस्तों हमारे बुद्धि के विकास, मस्तिष्क के विकास को बिल्कुल प्रभावित करता है, ठीक है ना। और ये जो है विकास को प्रभावित करने वाला कारक भी है। विधाल्यकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। विधाल्यकरण हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम धीरे धीरे वैसा ही बनने लगते हैं, ठीक है ना। विधाल्यकरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक की प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। अब दोस्तों देखो, परिवेश क्या होता है पता? परिवेश का मतलब होता है हमारा आस पड़ोस का, हमारे आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सोनाली कहती है हमारा जो भाषा विकास है वो परिवेश से प्रभावित होता है, एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। जबकि आर्जव क्या कहता है? आर्जव कहता है भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक की प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। मतलब ये वंशानुक्रम है। तो इनके बीच में कौन सी बहस चल रही है दोस्तों? इनके बीच में चल रही है प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों, प्रकृति क्या होती है? प्रकृति कहलाती है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम या फिर अनुवांशिकता। अनुवांशिकता जो जन्मजात होते हैं, जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं जो गुण, उनको बोलते हैं अनुवांशिकता या वंशानुक्रम। और पालन पोषण क्या होता है? एनवायरनमेंट, वातावरण। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। अब दोस्तों, इसको हमारे आसपास का वातावरण मत कर कहना, ठीक है। मैंने अभी बताया प्रकृति क्या होती है। प्रकृति वंशानुक्रम कहलाती है।
जबकि पोषण वातावरण कहलाता है। तो यहाँ हमसे प्रकृति का अभिप्राय पूछा है, प्रकृति का अर्थ पूछा है। तो प्रकृति का अर्थ है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब दोस्तों मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ। जैसे आप एक चीज को समझिए कि बच्चा चलेगा, क्या चलेगा? बच्चा चलेगा मतलब छोटा बच्चा जब घुटने चलता है उसके बाद चलेगा। यह क्या है? यह वंशानुक्रम है। क्या है? वंशानुक्रम है। लेकिन देर से चलेगा या जल्दी चलेगा, ये जो है निर्भर करता है उसके परिवेश पर, उसके एनवायरनमेंट पर, उसके वातावरण पर। वह देर से या जल्दी चलेगा, यह किस पर निर्भर करता है? यह वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, बच्चा चलेगा ये वंशानुक्रम है, लेकिन वो देर से चलेगा या जल्दी चलना सीख जाएगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है वातावरण पर। और प्रकृति क्या कहलाती है? वंशानुक्रम। और पोषण क्या कहलाता है? वातावरण। ठीक है, प्रकृति, वंशानुक्रम, पोषण, वातावरण कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि किया क्या जाना है। दोस्तों किया क्या जाना है, यहाँ जो है एक शिक्षक आदेश दे रहा है, शिक्षक का एकाधिकार है उस पर, मतलब तानाशाही रवैया है शिक्षक का। क्या है? तानाशाही। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन जहां शिक्षक की चल रही हो, स्कूल की चल रही हो या किसी व्यवस्था की चल रही हो, वो हमेशा ऑप्शन जो होता है गलत होता है। ठीक है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र हो और बल दिया जाता हो। दोस्तों क्या वहां मतलब ऐसा वातावरण हो कि जहां पर गणित ही सिखाया जाता हो बस बच्चे को, और किसी चीज के विकास से उनको मतलब ना हो? ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। बच्चों के सभी पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। दोस्तों अगर शिक्षक सारे अधिगमों से आगे रहेगा और विद्यार्थियों से निष्क्रिय का मतलब समझ रहे हैं आप? बिल्कुल शांत बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना, कुछ भी क्रिया ना करना, सिर्फ शिक्षक की बातों को सुनना और उनको याद कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय हो। बच्चे का सक्रिय रहना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वह अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारा इसका यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। दोस्तों शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। जब बच्चों को ये महसूस होगा कि हमें हमारे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, हमें हमारी बुद्धि की क्षमता, ग्रहण शक्ति के अनुसार कार्य दिया जा रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे उससे अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। दोस्तों अब देखो, एक बच्ची 6 साल की है और खेल कूद में बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। ठीक है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और वे उसे नित्य प्रशिक्षण भी देते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, और यह संभव है कि उसकी क्षमताएं किसके बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है? दोस्तों बुद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिकता और वातावरण। दोस्तों बुद्धि का यहाँ मतलब नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कट जाता है। यहाँ स्वास्थ्य से भी कोई मतलब हमारा जो है क्वेश्चन मेन नहीं खा रहा, ये भी कट जाता है, और अनुशासन भी नहीं है यहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ अनुवांशिकता समझिए, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, अब बच्ची भी खिलाड़ी बन गई। ये गुण कहाँ से आया बच्ची में? ये आया कहाँ से? अनुवांशिकता से, वंशानुक्रम से। और पर्यावरण मतलब, और बच्ची के जो माता पिता हैं उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट, उसको एक ऐसा वातावरण प्रदान कर रहे हैं जहां बच्ची जो है खेल कूद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण। दोस्तों अनुवांशिकता या वंशानुक्रम क्या होता है?
वंशानुक्रम होता है हमारा जन्मजात विशेषताओं का योग। वंशानुक्रम क्या होता है? जन्मजात विशेषताओं का योग। जो जो विशेषताएं हमें जन्मजात मिलती हैं, हमारे माँ बाप से, हमारे पूर्वजों से मिलती हैं, उनको बोलते हैं वंशानुक्रम या अनुवांशिकता। और एनवायरनमेंट क्या होता है? बाहर से जो हमें प्रभावित करे, बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करे, वो एनवायरनमेंट या पर्यावरण कहलाता है। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों तो वैसे ही कट जाएगा, है ना। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। विकास के जो कुछ पहलू होते हैं, कुछ पहलू अनुवांशिकता से और कुछ पहलू पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता समझिए। वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है? वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है किसी व्यक्ति का एक दूसरे से अलग होना, मतलब किसी भी रूप में अलग हो। कभी भी दो व्यक्ति इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कभी भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। वे किसी न किसी रूप में जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है रंग रूप में अलग होता है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई बुद्धि में जो है अलग होता है। किसी बच्चे की ज़्यादा बुद्धि होती है, किसी की सामान्य होती है, किसी की कम होती है। हमें किसी भी तरह से एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से भिन्न बनाने वाली विशेषता क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत। दोस्तों ये नहीं है हमारा आनुवंशिक संकेत, ठीक है। जन्मजात विशेषताएं, आनुवंशिक और जन्मजात ये सेम ही होती हैं। आनुवंशिक वही होता है, जन्मजात विशेषताओं को ही आनुवंशिक या वंशानुक्रम कहा जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव दोस्तों ये भी नहीं है, ठीक है ना। दोनों है, जन्मजात भी है और पर्यावरणीय भी है। यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया के कारण। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको पीछे क्वेश्चन में, है ना। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के द्वारा ही जो है विकास प्रभावित होता है। और जो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, उससे ही बच्चों का भाषा का विकास भी प्रभावित होता है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है? आनुवंशिकी द्वारा कि हमें ये चीज आनुवंशिकता में मिलेगी ही मिलेगी। शिक्षा में रुचि, मित्रों का चयन, आंखों का रंग, या फिर शैक्षणिक सफलता। तो दोस्तों हमें आनुवंशिकता से, जन्मजात विशेषताएं से हमें क्या मिलता है? हमें जो अपने माता पिता के गुण मिलते हैं, इनमें से कौन सा है वो? शिक्षा में रुचि। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि माता पिता जो है पढ़ाई में अच्छे हों तो उनके बच्चे भी जो है शिक्षा में अच्छे होंगे, ये भी कट जाता है। मित्रों का चयन, दोस्तों हम अपने माता पिता के अनुसार नहीं करते, या हम ये पेट से ही लेके पैदा नहीं होते कि हमें इन मित्रों का चयन करना है, हमारे माता पिता ने इनका चयन करा था, इस तरह का, ठीक है, ये भी गलत हो जाता है। और शैक्षिक सफलता दोस्तों ये अपनी मेहनत पर निर्भर करती है, ठीक है ना, ये आनुवंशिकता का गुण नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। लेकिन आंखों का रंग पूरी तरह से आनुवंशिकता या वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, आंखों का रंग। दोस्तों एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, इस बीमारी को क्या कहते हैं दोस्तों? इस बीमारी को राजघराने की बीमारी कहा जाता है। किसको? राजघराने की बीमारी।
इस बीमारी की पहली वाहक पता है कौन थी? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। दोस्तों यह बीमारी वंशानुक्रम से आती है। जैसे ये बीमारी होती है वर्णधता है। वर्णधता क्या होती है? एक वर्णाधता। इसमें क्या होता है? आंखों का रंग अनुवांशिकता के द्वारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा? आंखों का रंग अनुवांशिकता के द्वारा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल अनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। मैंने कहा बच्चों का विकास, किसी भी तरह का विकास हो, वो निर्भर करता है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया पर, उनकी परस्पर अंतःक्रिया पर या उनकी अंतःक्रिया पर। इनकी अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है बच्चों का विकास। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। सीखने की गति रिक्त स्थान है। पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र। दोस्तों मैंने अभी बताया है किसी भी तरह का विकास हो, वो सीखने का कोई सा भी प्रकार हो, अधिगम हो, सीखना ही अधिगम को बोलते हैं, है ना। तो ये किससे प्रभावित होता है? ये सबसे ज्यादा व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होता है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब यहां ये अनुवांशिकता मत कर देना, ठीक है ना। इसको अनुवांशिकता मत कर देना कि सीखने की गति जो है बच्चा लेकर पैदा होता है कि कितनी स्पीड से लिखेगा। ये उसके व्यक्तिगत व्यवहार पर निर्भर करती है ना, और उसके वातावरण पर निर्भर करती है। यह धारणा कि बच्चों के आचरण को पुनर्बलक और दंडदाता द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि विकास प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है केवल अनुवांशिकता से, अनुवांशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो अनुवांशिकता से और ना ही वातावरण से। दोस्तों अब इसका क्या लग रहा होगा? इसका लग रहा होगा अनुवांशिकता और वातावरण दोनों से, है ना। नहीं, देखो यहाँ क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। यह धारणा यह एक धारणा है, ठीक है, कि बच्चों के आचरण को यानी बच्चों के व्यवहार को पुनर्बलक, उसको पुनर्बलन शाबाशी देकर, पुनर्बलक होता है शाबाशी देना, और दंडदाता द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। दंडदाता मतलब दंड देने वाले के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो ये दोनों ही काम कहाँ हो रहे हैं? ये व्यक्ति के अंदर हो रहे हैं, या व्यक्ति इनको जन्मजात लेके पैदा हुआ है, या बाहर से हो रहे हैं? तो दोस्तों ये दोनों काम बाहर से हो रहे हैं। मैंने क्या कहा? कोई भी ऐसी भारी शक्ति जो व्यक्ति को बाहर से प्रभावित करती हो, वो क्या कहलाती है? वो वातावरण कहलाती है। और जहां दोनों ही शक्तियां जो है बाहर से हो रही हैं, ठीक है, दंडदाता भी जो है बाहरी शक्ति ही कहलाएगा, और पुनर्बलक भी, क्योंकि उसको बाहरी शक्ति का मतलब समझिए दोस्तों, कोई भी ऐसा तत्व, ऐसी क्रिया जो हमें प्रभावित करती है ना, जो हमारी जन्मजात ना होकर हमें बाहर से प्रभावित करती है, किसी भी तरह से, किसी भी बात से, किसी भी दंड से, किसी भी शाबाशी से, जिसके द्वारा भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, वो वातावरण कहलाता है। तो यहाँ दोनों ही काम वातावरण के द्वारा हो रहे हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, केवल वातावरण से। क्योंकि बच्चे को एक ऐसा वातावरण दे दिया गया, बच्चा जहाँ अच्छा काम करता है उसको शाबाशी मिलती है तो वो और भी अच्छा करता है, अगर अच्छा काम नहीं करता है तो उसको दंड दिया जाता है, फिर वो दंड से बचने के लिए अच्छा काम करता है। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब वातावरणीय कारक है। राघव जब शिशु था उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। मतलब जब राघव जो बच्चा था तो उसके माता पिता ने या तो उसको किसी को गोद दे दिया हो, या उसके माता पिता ना रहे हों, तो उनके प्यार से जो बेचारे को उसको वंचित रहना पड़ा। तो बाल्यावस्था, जब शिशु अवस्था से बच्चा आगे बढ़ा, बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक प्रवृत्ति का मुद्दा,
प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा, एक रूपता व्यक्तित्व का मुद्दा। दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा। बाल विकास में अनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, जबकि अनुवांशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। अनुवांशिकता की भूमिका निश्चित होती है, जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। अनुवांशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों हमारा इसका यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास में अनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है ना? अनुवांशिकता मतलब वंशानुक्रम, परिवेश मतलब वातावरण, इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेम प्रभाव नहीं होते हैं, अलग अलग प्रभाव होते हैं। परिवेश यानी वातावरण के प्रभाव अलग होंगे, अनुवांशिकता जन्मजात विशेषताएं, जन्मजात प्रभाव बच्चे पर अलग पड़ेगा। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है। दोस्तों चुनौती तो ये नहीं दे रहा है, आपने भी देखो ये चीज जेंडर रूढ़िवादिता होती क्या है? रूढ़िवादी धारणा ऐसी कोई भी धारणा जिसका वैज्ञानिक प्रमाण ना हो, अपने आप ही बना देना। अब ये परंपरा बनाई हुई है ना लोगों ने कि लड़कियां कमजोर होती हैं और लड़के कठोर होते हैं, ठीक है, या मजबूत होते हैं। तो ये एक धारणा बनी हुई है, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी लड़कों से ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। ये बिल्कुल सही धारणा नहीं है, इसी को रूढ़िवादी धारणा बोलते हैं। या फिर लड़कियों को क्या करते हैं, लड़कियों को ज़्यादातर होम साइंस दिला देते हैं कि लड़कियां जो है नाचने में, खाना बनाने में, है ना, इनमें जो है अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लड़के नहीं कर सकते। तो ये भी एक रूढ़िवादी धारणा होती है। और रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देने का मतलब है रूढ़िवादी धारणा को तोड़ना। क्या यहाँ जेंडर आधारित जो रूढ़िवादी धारणा है उसको तोड़ा जा रहा है? नहीं दोस्तों, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ विद्यालय में लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, लड़कों को नहीं किया गया। अगर लड़कों को किया जाता तो यह रूढ़िवादी धारणा के लिए एक चुनौती होता। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपगम है, दोस्तों बिल्कुल गलत। यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है, बिल्कुल ये है। यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है, दोस्तों ये प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं है। प्रगतिशील दृष्टिकोण तब होता जब समान समझा जाता दोनों बच्चों को, लड़के और लड़कियों को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यहाँ भेदभाव हो रहा है लड़कों और लड़कियों में। दोस्तों रूढ़िवादी धारणा वो होती है जो परंपरा चली आ रही है, जिसको परंपरा बना दिया जाता है। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है भेदभाव करना। यह कथन किसका है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, बी.एन. झा का, स्किनर का, या फिर थॉर्नडाइक का? दोस्तों ये कथन है बी.एन. झा का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिक की वातावरण की परिभाषाएं हैं, वातावरण के बारे में उन्होंने कुछ कथन दिए हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। वातावरण एक बाहरी शक्ति है, एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है रोस महोदय का। वंशानुक्रम की एक डेफिनेशन और देख लीजिए, यह वातावरण की थी। व्यक्ति को माता पिता एवं पूर्वजों से मिली विशेषता ही वंशानुक्रम कहलाती हैं। व्यक्ति को माता पिता और पूर्वजों, उसके दादा दादी, परदादा परदादी,
पूर्वजों से मिली विशेषताएं ही वंशानुक्रम कहलाती हैं। ये डेफिनेशन दी है H.A. पीटरसन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर होना। दोस्तों इसका यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स ड्रेवर। वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। यह कथन है पीटरसन, थॉर्नडाइक, क्रो एवं क्रो या फिर थॉमसन का। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन थॉमसन का है। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन है पियाजे, स्किनर, रूसो या फिर पीटरसन। तो दोस्तों इसका भी यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन पीटरसन का है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23, 48 या 22 जोड़ी। दोस्तों यहाँ हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है या फिर 23 पेयर यानी 23 जोड़े, या फिर 23 जोड़ी या फिर 46 होती है। दोस्तों लिंग का निर्धारण किससे होता है पता है आपको? लिंग का मतलब लड़का होगा या लड़की, ये किस चीज से इसका निर्धारण होता है? लिंग का निर्धारण पिता से होता है। ध्यान रखना, लिंग का निर्धारण किससे होता है? पिता से होता है। ये जो है पिता के शुक्राणु से निर्भर करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। क्योंकि दोस्तों लड़के के लिए जो गुणसूत्रों की संख्या है वो XY होनी चाहिए, और जबकि लड़कियों के लिए XX होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर गुणसूत्र XY होते हैं तो लड़का होगा, और जो गुणसूत्र XX मिल जाते हैं तो लड़की उत्पन्न होती है। और दोस्तों महिला में केवल X ही होता है। ध्यान रखना, महिला में केवल X गुणसूत्र होता है, जबकि मनुष्य में या लड़के में जो होता है, पुरुष में क्या होता है? XY दोनों गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन वंशानुक्रम के किस नियम पर आधारित है? अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम पर, विभिन्नता के नियम पर, समानता के नियम पर या फिर प्रत्यागमन के नियम पर? दोस्तों प्रत्यागमन का जो नियम होता है उसमें यह कहा जाता है कि कुछ गुण माता पिता से जो गुण माता पिता में होते हैं उसके विपरीत गुणों की संतान जो है पैदा होती है। जैसे माता पिता पढ़ाई में अच्छे हैं तो बच्चे कैसे होंगे? बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल बेकार होंगे। इसको बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम, मतलब उल्टा हो जाता है इसमें। अगर माता पिता होशियार हैं तो बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा, ये प्रत्यागमन का नियम कहता है। और अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम क्या कहलाता है? जो गुण माता पिता में है वही गुण बच्चों को मिलेंगे। लेकिन बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। ये नियम जो है समानता का नियम कहलाता है, वंशानुक्रम का समानता का नियम। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया? सोरेनसन ने, बीजमैन ने, स्किनर ने या फिर मेंडल ने? दोस्तों इसमें पता भी चल रहा है, ठीक है ना, साफ साफ बीजमैन ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, बीजमैन ने। और दोस्तों ये सबसे बेकार नियम भी था, ठीक है, ये सबसे बेकार नियम भी था, बीज कोष की निरंतरता का नियम। वंशानुक्रम वह नियम है जिसमें बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम,
मेंडल का नियम या फिर विभिन्नता का नियम। दोस्तों मैंने भी बताया था, है ना, अगर कोई माता पिता होशियार हैं तो उसकी संतान जो है मंदबुद्धि पैदा होगी। ये वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? ये कहलाता है प्रत्यागमन का नियम। और ये किसने दिया था? ये दिया था मेंडल महोदय ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी माता पिता के विपरीत गुणों की संतान उत्पन्न हो जाती है, उसे ही प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। ठीक है, वंशानुक्रम रोग है वरणधता, हीमोफीलिया, रथौंधी या फिर पीलिया। दोस्तों वरणधता जो है वंशानुक्रम रोग है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र या फिर X गुणसूत्र। दोस्तों मैंने बताया था पुरुष में जो होते हैं वो XY गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। इसलिए जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के गुणसूत्र से होता है, पुरुष के द्वारा होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। व्यक्ति किस रोग में लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता? हीमोफीलिया, रथौंधी, ट्रैकोमा या फिर वरणधता। तो यहाँ हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, वरणधता। वरणधता रोग में जो है व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। और ये कैसा रोग है? ये वंशानुक्रम रोग है ना, पीछे क्वेश्चन भी आया था, वंशानुक्रम है। संतान को पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होते हैं? 40%, 60%, 45% या फिर 50%। तो दोस्तों हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 50%। वंशानुक्रम का निर्धारण करता है भ्रूण, जीन, ओवम या फिर शुक्राणु। दोस्तों जो वंशानुक्रम का निर्धारण करता है वो करता है जीन, क्योंकि वंशानुक्रम में जो गुण बच्चे में आते हैं, माता पिता से जो गुण आते हैं या उसके दादा परदादा से जो गुण आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? जीन के द्वारा आते हैं। तो जीन वंशानुक्रम का निर्धारण करता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन है रोज का, वुडवर्थ का, बोरिंग का या फिर जिसबर्ट का। तो दोस्तों ये कथन है रोज का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल है। यह कथन है रोज का, वुडवर्थ का, होलैंड का या फिर स्किनर का। तो दोस्तों ये कथन है हमारे वुडवर्थ महोदय का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है, उस पर अपना सीधा प्रभाव डालती है। यह कथन है वुडवर्थ का, रोज का या फिर स्किनर का, जिसबर्ट का। दोस्तों ये कथन है जिसबर्ट का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे से अलग हैं? बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के पूरक हैं? कहा नहीं जा सकता, विवाद का विषय है। तो दोस्तों हमारे ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, एक दूसरे के पूरक हैं। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। और कोई भी विकास, किसी भी तरह का विकास जो है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं वे सभी कारक हैं। वातावरण भी है, वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति भी है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरण के कारक विकास को आकार देते हैं। किसके अतिरिक्त? मतलब ऐसा कौन सा कारक है जो वातावरण के विकास में सहायता नहीं करता या उसको जो है आकार नहीं देता? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। दोस्तों सबसे पहले ये जानिए, ये पूछ रहा है
कारक, लेकिन कौन सा कारक? यह कह रहा है वातावरण का कारक। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरण के कारक जो हैं विकास को आकार देते हैं? सभी कारक वातावरण कारक को आकार दे रहे हैं, लेकिन एक कारक ऐसा है जो वातावरण कारक नहीं है और जो विकास को आकार नहीं देता, वातावरणीय कारक नहीं है। वो कौन सा है? वो है शारीरिक गठन, क्योंकि ये हमारी जो है हमारी अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, हमारे वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, शारीरिक गठन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरण के कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता भी जो है वातावरणीय कारक है, संस्कृति भी वातावरणीय कारक है और शिक्षा की गुणात्मकता भी वातावरणीय कारक है। दोस्तों हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।